एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। कैसे आप सभी लोग? एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करा दीजिएगा, फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज से हम यहाँ पर एमपी सेट की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करेंगे। इस टाइम पर मेरा डेली क्लास रहने वाला है 11 बजे। 11 बजे सेशंस लेना शुरू करूंगे आपके लिए पेपर 1 के लिए, और उसके साथ साथ 5 बजे आप लोग पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ने आ सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 5 PM आप लोग आ सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को हर एक डिटेल जो एमपी सेट के अकॉर्डिंगली, जो उनके पीवाईक्यू के बेसिस पर जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब कुछ जो है मैं पढ़ाऊंगी। तो इसीलिए आप लोग जुड़ सकते हो शिक्षा नीति के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करेंगे, जो कि पेपर 1 के इम्पोर्टेंट यूनिट भी है। ठीक है, और अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हो तभी भी आप लोग देख सकते हो ये जो हमारे क्लासेस है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्शन, विच आर द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल। आप लोगों ने रिसर्च में एक्शन रिसर्च नाम के रिसर्च सुना होगा। ठीक है, तो ये जो एक्शन रिसर्च है ना, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा एक्शन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, ये पूछ रहे हैं। रिफ्लेक्ट, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व। प्लांट, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है कीवर्ड याद करना पड़ेगा कि कौन सा सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो आप कैसे याद कर सकते हो? PAOR। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है याद कर सकते हो, PAOR। ठीक है, एक्शन रिसर्च जो है वो ऐसे सीक्वेंस के साथ जाते हैं। सबसे पहले प्लान करना कि आप क्या करना चाह रहे हो, उसको आपको प्लान करना है। जो आपने प्लान किया ना, वो उसको आपको करना है। ठीक है, उसको जो है आप उन चीजों को करना है। सपोज मान लो, कोई भी ऐसा चीज मान लो, आपको केक बनानी है, सपोज मान लो। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले आप प्लान करोगे कि कौन सा केक बनानी है, कितने कितने पोर्शन चाहिए मुझे, कैसे करना है, क्या करना है, डिजाइन कैसे रहेगा, आप प्लान कर रहे हो। फिर उस प्लान को अब आप एक्सपेरिमेंट में, सही प्रैक्टिकल में जो है वो बदलोगे, वो एक्ट करोगे जो जो आपने प्लान किया है। फिर उसके बाद एक्ट करने के बाद अब ऑब्जर्व करोगे, क्या मैंने जैसे मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने किया कि नहीं है, वो देखोगे, ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करोगे, इवेल्युएट करोगे उस रिजल्ट को। ठीक है, जो आपने सीखा है, जो आपने मॉडिफाई करना है अगले साइकिल के लिए, अगर जरूरत पड़े तो उसके अनुसार जो है वो चलना है। तो इसी तरीके से प्लानिंग, एक्ट, सबसे पहले प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट, इस अनुसार जो है वो आपके ये एक्शन रिसर्च जो है वो चलते हैं। कौन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय। कौन ऑफ एक्सपीरियंस, ये किसने सजेस्ट किया है? जॉन डुवी ने, किलपैट्रिक ने, फोबिल ने, या फिर एडगर डेल ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, एडगर डेल। कौन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल ने 1946 में दिया है, जो कि आपका ऐसे मॉडल है जो कि आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करता है आपके लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो कौन जो है वो आपका कहाँ से रेंज होता है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जैसे कि आपका डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होती है। ठीक है, और आपका जो बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस है, जैसे वर्बली सिंबल जो है आपका टॉप में, नीचे जो है वो कहाँ से आएगा? आपका डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहां से शुरुआत होगा। उसके बाद जो है टॉप में
क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये क्या है, वर्बल सिंबल्स हो गया, तो वो टॉप पर रहेगा। तो डेल मॉडल एम्फोसाइज करता है लोगों को किस तरीके से इफेक्टिवली चीजें को एंगेज करवानी है, एक्टिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करनी है, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल तरीका है एजुकेशनल थ्योरी में और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। लर्नर की सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पावर सेंसरी परसेप्शन को लेकर, थिंकिंग एबिलिटी, पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, या फिर एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर। सोशल कैरेक्टरिस्टिक चूज करना है हमें लर्नर के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। सोशल कैरेक्टरिस्टिक रिफर किया जाता है उस ट्रेट के साथ जहां पर आपके लर्नर का जो इंटरेक्शन है ना, लर्नर का जो बातचीत है ना, उनका रिलेशनशिप है ना दूसरों के साथ जो है वो उसको लेकर अफेक्ट होता है। तो ये जो एबिलिटी है जहां पर आप रिलेट कर पाते हो एक दूसरे के साथ, जो ये आपका एक सामाजिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लर्नर की कैपेसिटी सोशल एंगेजमेंट को लेकर, आपका एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस ग्रुप्स के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। which is the characteristic of formulative evaluation। आप दो तरीके का इवेल्युएशन पढ़ते होंगे। ठीक है, इवेल्युएशन में दो तरीके का इवेल्युएशन पढ़ते होंगे, एक आपका समेटिव इवेल्युएशन और दूसरा आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है। इवेल्युएशन होता है टर्मिनल पॉइंट पर, इवेल्युएशन यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग डिजाइन से पहले, इवेल्युएशन रिलेट करता है आपके जो लर्निंग आउटकम है वो इंडिकेट करता है टीचिंग का, और इवेल्युएशन कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग टीचिंग। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग टीचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ड्यूरिंग टीचिंग। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो ऐसे चलते हुए एक प्रोसेस है जो आपके टीचिंग लर्निंग के दौरान जो है वो साथ साथ चलती रहती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं दोनों टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी आपके लर्निंग प्रोग्रेस को लेकर, और एडजस्टमेंट जो है टीचिंग मेथड्स में भी हो, लर्निंग स्ट्रेटजीज में भी हो, उसमें एडजस्टमेंट के मौका जो है वो देता है ताकि और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सके, अपना आउटपुट जो है, अपने आउटकम्स जो है वो सही तरीके से आ सके। ठीक है, ये आपके समेटिव इवैल्यूएशन से बिल्कुल अपोजिट है, जो कि आपका जब पूरे प्रोग्राम खत्म हो जाती है ना तब होती है। जैसे कि मान लो अगर हम कीवर्ड से याद करें तो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है जब ड्यूरिंग शब्द आएगा ना तो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि वो प्रोसेस आपका टीचिंग लर्निंग चल रहा है उस दौरान ही आप इवैल्यूएट करते हो, मूल्यांकन करते हो। बट आपका समेटिव इवैल्यूएशन जो है आपका जब खत्म हो जाता है ना, एंड उसके बाद जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये कीवर्ड याद करना है, क्योंकि जैसे अगर एग्जांपल हम कंसिडर करें तो समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो आपके एग्जामिनेशन जो आपके एंड ऑफ द ईयर में होते हैं। ठीक है, तो उसको आपका समेटिव इवैल्यूएशन बोला जाएगा। ड्यूरिंग इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये जो ड्यूरिंग का जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना वो क्या है, वो ऐसा है जो आपके क्लास टेस्ट हो गया। क्लास टेस्ट में जैसे आपका वो मतलब कितने मार्क्स आया, आपका जो है फीडबैक वो टीचर दे देंगे, टीचिंग प्रोसेस में जिस तरीके से आया है वो भी वो दे देंगे। तो इसीलिए ये जो आपका प्रोसेस है ये ड्यूरिंग आपके चलते हुए वो जो है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। हु विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर। नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक लर्नर का क्या है? रिकॉलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स, या फिर बिलीविंग व्हाट इज ट्रू। नॉन कॉग्निटिव ये पूछ रहा है, नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक लर्नर का क्या होना चाहिए?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसी ट्रायल्स है, आपका एटीट्यूड्स है या फिर डिस्पोजिशन जहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इंटेलेक्चुअल स्किल्स या फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी कि जो दिमाग नहीं लगाना पड़ता इतना, ठीक है, जहां पर आपको दिमाग आपके ऐसे जो है कॉग्निटिव प्रोसेस को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होते, वो नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका एटीट्यूड्स। तो ये बिलीव करना क्या सही है, रिलेट किया जाता है लर्नर के वैल्यूज के अनुसार, उनका जो बिलीफ है, भरोसा है, उनका जो एटीट्यूड्स है, जो कि बिल्कुल नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है पर्सनालिटी और माइंडसेट को लेकर, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि रिकॉलिंग आपका एक कॉग्निटिव स्किल्स है और ये आपके सीधा मेमोरी से एसोसिएटेड है, जो कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए काम आता है। जैसे आपने कुछ कर लिया, ठीक है, तो उस जो कुछ किया ना, वो अगर मान लो आप याद करो, जैसे आपने खाना खाया कल रात, तो अगर कोई और पूछे या फिर खुद आपने अपने आप को भी सोचे कि मैंने कल रात क्या सब्जी खाया था, तो इसको रिकॉल करना हुआ, आपके दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए ये कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर भी कॉग्निटिव प्रोसेस जो है, दिमाग जो है वो यूज करते हो, क्योंकि अगर मान लो आप इवन पजल भी सॉल्व कर रहे हो, मान लो, ठीक है, तो उस पजल को सॉल्व करने के लिए आप दिमाग इस्तेमाल करना होता है ना, तो इसीलिए ये आपका गलत ऑप्शन है। और आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स, ये भी आपका कॉग्निटिव परसेप्शन इन्वॉल्व होती है, और ये आपका जो प्रोसेसिंग है सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर रहते हैं। Next देखो, the field of study which uses role playing, simulation and self evaluation as strategies for learner is known as, कौन सा ऐसा field of studies है जहां पर आप रोल प्लेइंग को यूज करते हो, आप सिमुलेशन को यूज करते हो, आप इवेल्युएशन को यूज करते हो एज अ स्ट्रेटजीज एडल्ट लर्नर्स के लिए, इसको क्या बोला जाता है, पेडागोजी, एंडागोजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर साइकोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रागोजी। एंड्रागोजी ऐसा फील्ड है, ऐसा प्रैक्टिस है जहां पर एडल्ट लर्निंग पर फोकस किया जाता है, ठीक है। ये ऐसे एम्फोसाइज करते स्ट्रेटजीज जहां पर एडल्ट लर्नर्स को जरूरत है, जैसे कि रोल प्लेइंग करके, सिमुलेशन करके, सेल्फ इवेल्युएशन करके उनको जो है ध्यान इधर की तरफ लेकर आना। तो ये मेथड इफेक्टिव है एडल्ट के लिए, क्योंकि ये हमेशा उस तरफ लेकर जाते हैं, इंकरेज करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए, खुद से चीजें लर्न करने के लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज का वो करने के लिए। जैसे आपने कोई थ्योरी पढ़ा है, उसको अप्लाई करोगे तभी तो आप आओगे ना, तो ये इस तरफ जो है वो लेकर जाता है, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। पेडागोजी बच्चों के लिए है, एंथ्रोपोलॉजी ये आपका ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में पढ़ना, उनके कल्चर, उनके डेवलपमेंट को लेकर पढ़ना, उसके उससे रिलेटेड है। एंड साइकोलॉजी ये आपके बिहेवियर के बारे में पढ़ना, एक्सप्लोर करना, उससे चीज एसोसिएटेड है। Next question. Which of the following is an example of higher order of cognitive learning outcome? Learning of facts and sequences, learning roles and sequences, learning of concepts and abstraction, learning of awareness and valuing. क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। कॉग्निटिव लर्निंग में आउटकम्स जो है वो आपका दो लेवल, आपके लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी, हायर ऑर्डर, जिसमें कम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स, एनालिसिस, सिंथेसिस ये सब आता है, ठीक है। और उस अनुसार जो है वो बताते हैं लर्निंग आपके कंसेप्ट्स और एब्स्ट्रैक्शंस के थ्रू जब आप सीखते हो, ये एग्जांपल है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग का, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है आपके फैक्ट्स या सीक्वेंसेस के बियॉन्ड, और यहाँ पर आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को जो है समझना है, आपको कनेक्शन बनानी है, कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो इसकी वजह से ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है और एबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ एंगेज करने के लिए। लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड सीक्वेंसेस ये रिप्रेजेंट करता है लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स को, जो कि एक प्राइमरी इन्वॉल्विंग मेमोराइजेशन है, रिकॉल है, जो कि जरूरत नहीं है आपको डीपर रिलेशनशिप या फिर इम्प्लीकेशंस के लिए। लर्निंग रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस ये टिपिकली एसोसिएटेड है प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट ये जरूरी नहीं है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को। लर्निंग ऑफ अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग ये एलिमेंट्स है जो कि एसोसिएटेड है इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग के साथ, जो फोकस किया जाता है आपके फीलिंग्स के ऊपर, आपके वैल्यूज, आपके एटीट्यूड्स, रादर देन जो दिमाग की जो चीजें होती है ना उनसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन प्लान। इवैल्यूएशन प्लान का क्या क्या एलिमेंट्स होती है? पर्पस, रिसोर्सेज, एनालिसिस, अथॉरिटी। करेक्ट आंसर चूज करिए। नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, कोडिंग है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपके इवैल्यूएशन प्लान में अलग अलग एलिमेंट्स जो है इंक्लूड होती है, ताकि वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच को इंश्योर कर सके और प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर सके, ठीक है। पर्पस ये एक फंडामेंटल एलिमेंट है जिसमें डिफाइन किया जाता है इवैल्यूएशन क्यों हो रहा है, जैसे कि उसका इफेक्टिवनेस, कितना फायदा, कितना असर पड़ रहा है, और उसके बाद जो है फीडबैक लेना, और उसके बाद जो है आउटकम्स भी इससे निकालना। रिसोर्सेज, जहां पर रिसोर्सेज में आपका बजट आ जाएगा, पर्सनल, आपका वर्क, आपका कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हो ये इवैल्यूएशन को करने के लिए। और जब आप रिसोर्सेज को प्लान करते हो ना, तो ये जरूरी है इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका इवैल्यूएशन को सही तरीके से। एनालिसिस, जहां पर एनालिसिस एक क्रिटिकल हिस्सा है इवैल्यूएशन प्लान का, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है किस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, और उस डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको प्रोसेस कर रहे हो, और उसके बाद जो है एक ऐसे कंक्लूजन की तरफ जो कि बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं उसको जरूरी है, ठीक है, या फिर बिल्कुल मीनिंगफुल है, उसके तरफ पहुंच सके। अथॉरिटी, जहां पर आपकी अथॉरिटी रिलेट किया जाता है अप्रूवल, गवर्नेंस के लिए, आपके वैल्यूएशन के ऊपर, और ये टिपिकली नहीं कंसिडर किया जाता कोर एलिमेंट इवैल्यूएशन प्लान को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is a key behavior contributing to effective teaching। कौन सा ऐसा की बिहेवियर है जो आप कंट्रीब्यूट करते हो इफेक्टिव टीचिंग के तहत? समराइज करना, जो कि क्या बच्चों ने बोला है उस चीजों को लेकर, एनकरेज करना स्टूडेंट्स को ताकि वो इलेबोरेट कर सके आपके आंसर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग को इस्तेमाल करना, या फिर एक्सप्लेन करना ऐसे कॉन्सेप्ट लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशंस के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर इफेक्टिव टीचिंग ऑफ ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग में आपका पूरा क्लियर तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रिसाइज मैनर में एक्सप्लेनेशन रखना, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए वो जो है ज्यादा आसान हो, ताकि वो उनको समझने में कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें, अगर आपको डिफिकल्ट चीजें जो है ना वो और ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से समझाया जाएगा, तो वो आप स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा इजी हो उस तरीके से क्लियर और प्रिसाइज मैनर में समझाना, ये इफेक्टिव टीचिंग होता है। तो प्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन लॉजिकल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप मैनर में, और अलाउ करना स्टूडेंट्स को एक प्रायर नॉलेज बिल्ड करने में और ग्रैप्स करने में, हर एक पार्ट टॉपिक का सीक्वेंस की तरह, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन भी जरूरी है यहाँ पर। आप अगर मैं समझा के चले जा रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका बीच में जो है ब्रेक हो गया और उसके बाद जो है आपका वो कंसेप्ट छूट गया, तो उसके वजह से पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में नहीं आने वाला, जब तक आप पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक नहीं पढ़ोगे। और समराइज करना क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट द्वारा, और इनकरेज करना स्टूडेंट्स को इलेबोरेट करने के लिए इस आंसर को, क्योंकि ये सपोर्टिव बिहेवियर है जो इनहेंस कर सकता है एंगेजमेंट, आपके अंडरस्टैंडिंग, बट ये सेंट्रल नहीं है आपके फाउंडेशन इफेक्टिव टीचिंग को लेकर, जो कि बिल्कुल क्लियर है और स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग को इस्तेमाल करना, क्योंकि क्वेश्चनिंग टेक्निक्स वैल्यूएबल है असेसमेंट और एंगेजमेंट के लिए, बट ये ज्यादा सप्लीमेंट्री है देन फाउंडेशनल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of evaluation focus on identification of deficiency and difficulties of learner। कौन सा ऐसा evaluation है जो आइडेंटिफिकेशन डिफिशियंसी को लेकर और आपके जो लर्नर के जो डिफिकल्टीज है उसको लेकर बताते हैं? समेटिव इवेल्युएशन, फॉलो अप इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये ऐसे टाइप के इवेल्युएशन है जो कि स्पेशली डिजाइन किया जाता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या असर फेस हो रहा है लर्नर्स द्वारा, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये टिपिकली कंडक्ट किया जाता है आपके इंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले, शुरुआती फेज में, ताकि ये देख सके कि स्टूडेंट्स के ताकत क्या है, स्टूडेंट्स की कमजोरी क्या है,
उनका नॉलेज गैप किस चीज में हो रहा है, किस चीज को सिखाने की जरूरत है। तो ये मदद करते हैं टीचर को, ताकि वो स्पेसिफिक एरिया जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही उसको पढ़ा दे, जहां पर स्टूडेंट्स को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। समेटिव इवैल्यूएशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जब पूरा आपका परफॉर्मेंस खत्म होता है तब एंड में आपका जब कोर्स खत्म होता है तब देखने के लिए जो है ये आपका समेटिव इवैल्यूएशन कंडक्ट किया जाता है। फॉलो अप इवैल्यूएशन ये आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जब होती है ना, ठीक है, फॉलो अप इवैल्यूएशन तब होती है जब आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो है वो पूरा खत्म हो जाती है, ताकि आप एक्सेस कर सके लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम याद रह सके, उस एप्लीकेशन को बिल्ड कर सके। बट ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करते कोई भी लर्निंग डिफिकल्टी। क्राइटेरियन रेफरेंस एनवायरनमेंट इवैल्यूएशन ये ऐसे क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन मेजर करता है लर्नर की परफॉर्मेंस। कोई फिक्स आपके स्टैंडर्ड सेट किया होता है या फिर क्राइटेरिया सेट किया होता है उसके अनुसार, बट ये भी इंडिविजुअल के डिफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होते। ठीक है, ये था आज का सेशन। पर आज एक होमवर्क क्वेश्चंस देकर जा रही हूँ। आपने सुना तो होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, है ना, ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस है। तो आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनोमी का जो स्टेजेस है वो बताना है कमेंट सेक्शन में। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और हम मिलेंगे कल एक और यूनिट के क्वेश्चंस के साथ, और इसी तरीके से और भी सेशंस एमपी सेट के पेपर 1 के क्लास जो है मैं लेते आती रहूंगी डेली 11 बजे। तो इसीलिए आप लोग भी इस टाइम पर जरूर ज्वाइन करना। और अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है मेरे साथ तो आप लोग आ सकते हो 5 बजे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो जरूर लाइक करके